नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, या मैं कहूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नालसार ने यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक कार्यक्रम हुआ। मैं समझता हूं कि पिछले 12 वर्ष में जो सबसे अधिक प्रयास की जरूरत थी वो कल शुरू किया गया। अब उसको पहले पूरा समझते हैं और उससे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। नालसार ने कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, या मैं कहूं कि नालसार ने ये शुरू किया है कि कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं समझता हूं कि कम्युनिटी मीडिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। विषय क्या है कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में जो व्यवस्था थी उसको पहले समझने की कोशिश जब कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो ही मुझे लगता है कि हम कुछ इसमें सक्सेसिव तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि भारत में इससे पहले क्या व्यवस्था थी? क्या भारत में इस ये जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट था या नहीं था? देखिए, अगर आप महाभारत में जाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े संसार के मीडिएटर के रूप में अगर किसी को देखना चाहते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत रोकने के लिए पूरा प्रयास किया और इतना प्रयास किया कि किसी तरह से वो सब रुक जाए। नहीं रुका वो अलग बात है, यहां तक कि मीडिएशन करके 5 गांव, केवल 5 गांव की बात भी कही गई कि केवल 5 गांव अगर पांडवों को दे दिए जाएंगे तो फिर पांडव वापस चले जाएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में अगर हम मनु संहिता को उठाकर देखेंगे, मनुस्मृति को उठाकर देखेंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति को उठाकर देखेंगे, या फिर हम भारत में किसी और शास्त्र को, रामायण को उठाकर देखेंगे। रामायण में सभा की बात कही है, समिति की बात कही। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई कि समिति और समितियां गांव में हैं और वो समिति और समितियां अगर कोई डिस्प्यूट किसी तरह का होता है तो उस डिस्प्यूट को वो सॉल्व करती। दूसरा, हमारे यहाँ न्याय न्याय व्यवस्था, न्याय तंत्र भी था, या मैं जिसको कहूं कि न्याय संहिता, जिसको आज हम दूसरे संदर्भ में लेते हैं वो अलग बात है, कि न्याय दर्शन में ये व्यवस्था की गई थी कि किसी के वाद का मतलब होता था कि किसी को कोई एक मीडिएटर बिठाकर उसको समस्या देना। वाद का मतलब होता था कि दोनों मिलकर उसको देंगे और दोनों मिलकर देने के बाद उसका जो जवाब मिलेगा वो जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी थी कि हम राजा में परमात्मा और न्यायाधीश में परमात्मा या लॉर्ड देखते थे, और चूंकि हम न्यायाधीश में लॉर्ड या परमात्मा को देखते थे इसलिए न्यायाधीश के मामले में हम पूर्ण रूप से उनके एक डिसीजन पर, मतलब अपीलेंट सिस्टम नहीं था। अपीलेंट सिस्टम से मतलब है अपीलेंट सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब एक आध केस में कभी अपील लाने की जरूरत पड़ी हो तो पड़ गई हो तो वो ला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी वेल प्रूफ है कि कम्युनिटी की व्यवस्था, घर के मुखिया की व्यवस्था, गांव के ग्रामीणी की व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं एंशिएंट इंडिया में हजारों सालों से चल रही। अगर हम ये मान लें कि महाभारत 7,500 साल भी पुरानी है जैसा कि साइंस दावा करती है, अगर हम 7,500 साल पुरानी भी बात करें तो अयोध्या कांड जिस समय आप पढ़ेंगे, अयोध्या कांड में सभा और समितियों की बात कही गई है। सभा और समितियों के माध्यम से जिनके बीच में डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात कही गई है। भारत में मैं समझता हूं कि आजादी के बाद जो मैं लगातार एक विषय रखता हूं और कहता हूं कि हम स्वाधीन हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र का मतलब यह है कि जो रामायण में व्यवस्थाएं हैं, जो महाभारत में सैद्धांतिक व्यवस्था दी गई है, जो वेदों में सैद्धांतिक व्यवस्था दी गई है, जो उपनिषदों में सैद्धांतिक व्यवस्था दी गई है, और या फिर जो स्मृतियों और बाकी के धर्मशास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को आचमन करना, उसको धारण करना। जब हम उसको धारण कर लेंगे तो मुझे लगता है कि धारण करने का परिणाम निश्चित रूप से ये आएगा कि हमें, हमारे अंदर जो हमारी अंदर की जीवात्मा है, जो हमारे अंदर का अहंकार है, वो भी खत्म होगा, और इसके अतिरिक्त सही से हम पूरे विश्व को समझ सकते हैं। दूसरी, शिक्षा व्यवस्था। भारत की शिक्षा को जानने के लिए, शिक्षा का मतलब आज स्किल डेवलपमेंट नहीं, आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट उसको कहते हैं। शिक्षा का मतलब है विश्व के साथ हमारा संवाद, हमारा संवाद पृथ्वी के साथ, हमारा पंचतत्वों के साथ संवाद, हमारा विश्व के प्रत्येक चराचर जगत में जो कुछ भी पैदा हुआ उससे संवाद। यह भारतीय व्यवस्था थी।
अंग्रेजों के आने के बाद ये व्यवस्था बिगड़ी और ये व्यवस्था इतनी बिगड़ती चली गई कि उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो भ्रष्ट थे। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बात कही भी है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पीछे कहा कि हम सुधर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन पूरा विश्व जो कि आक्रांतापन पर है, उनका स्वभाव में आक्रांता है, उनके विमुख अगर हम नहीं होंगे, उनको नहीं सुधारेंगे, तो फिर हमारे सुधरने का लाभ नहीं होता। यानी कि मैं अगर सीधा हूं, मैं सुधर जाऊं, मैं अपनी कार को बिल्कुल सही से चलाऊंगा, मैं सही से रोड ट्रैफिक का पालन करूंगा, लेकिन कोई दुष्ट आकर अगर मुझे कट मार जाएगा, कोई दुष्ट आकर मुझे छेड़ जाएगा, तो फिर मेरे इस सिद्धांत को पालन करने का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने टिट फॉर टैट का फॉर्मूला दिया था, जैसा है वैसा उसके साथ करना। और यह फॉर्मूला रामायण में भी था कि बाली ने जैसा किया उसके साथ वैसा होना चाहिए, रावण ने जैसा किया उसके साथ वैसा होना चाहिए, शूर्पणखा ने जैसा किया उसके साथ होना चाहिए, और महाभारत में भी कर्ण ने जिस प्रकार से जो किया था उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने तब दी होंगी जब धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं रहे होंगे। यानी कि वो धर्म पर चलने की बजाय वो अधर्म पर ही चलते हैं। तो धर्म पर चलने वालों के लिए धर्म हो सकता है, अधर्म पर चलने वालों के लिए धर्म नहीं हो सकता। इसलिए अधर्म पर चलने वालों को भी धर्म सिखाना ही पड़ेगा। अगर अधर्म पर चलने वालों को धर्म न सिखाया गया तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। अब अंग्रेज जब आया या मुसलमान आया, मुसलमान की एक खास बात थी कि वो तलवार चलाता था, वो अत्याचार करता था। अत्याचार बर्दाश्त करने की शक्ति भारत में विश्व में सबसे ज्यादा है, और भारत में एक लेवल तक हम अत्याचार को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में सभा समितियों के माध्यम से जो डिस्प्यूट सोसाइटी के थे, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बना रखी थी। ना मुझे हमें बादशाह की जरूरत होती थी, ना उनके सिस्टम की जरूरत होती थी, ना उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत होती थी। ये व्यवस्था हमारी अपनी व्यवस्था हमने बनाकर रखी थी। ये भारत की खास बात है। अब जब हमने सारी अपनी व्यवस्था बनाकर रखी थी तो भारत में आपस में कम्युनिटी के झगड़े होते ही नहीं थे। मुगलिया सल्तनत या मुसलमानों के इतने वर्षों तक, आप सोचो कि जब शिवाजी महाराज आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के समय पर यहां पर मुगल शाही थी, यहां पर आदिल शाही थी, यहां पर निजाम शाही थी, यहां पर कुतुब शाही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहां हिंदुस्तान में नहीं, हम अरब में कहीं शासक अरब से आए हों और वो शासन कर रहे हों। ऐसी व्यवस्था के बीच में हमारे बीच में डिस्प्यूट क्यों नहीं होता था, समाज में डिस्प्यूट क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमने अपनी मैकेनिज्म डेवलप करके रखी थी, हमने बढ़िया मीडिएशन बनाकर रखा था, हमने पूर्वजों की परंपराओं को जारी रखा। इसलिए डिस्प्यूट नहीं होते थे, और होते भी थे तो बहुत मामूली से डिस्प्यूट होते थे, जिनको कोई सभा समिति या मीडिएटर या कोई बड़ा बुजुर्ग मठ या कोई साधु संत या गुरु या ऋषि मुनि उसको बैठकर सॉल्व कर देता था, बात खत्म हो गई। और हमारी आस्था ऐसी थी कि वो गलत नहीं करेगा, और मैं मानकर चलता हूं कि मेरा अपना अहंकार नहीं है, जो होना है वही हो रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं जिसको वाद के रूप में हम रखते हैं, और उस वाद के रूप में रखने के बाद सामने वाला उनके एविडेंसेस लेने के बाद उसका सोल्यूशन निकाल देता है। यही व्यवस्था तो आज की मीडिएशन व्यवस्था है, यही व्यवस्था तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन व्यवस्था है, जो हमारे यहां एंशिएंट काल से चली आ रही है। समस्या सिर्फ इतनी थी, अंग्रेजों ने हमको अहंकारी बनाया, अंग्रेजों ने वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया, अंग्रेजों ने स्टेटस सिंबल शुरू किया, अंग्रेजों ने यहां पर आने के बाद जातियों को लड़ाने के लिए पूरी व्यवस्था करी, और मुसलमानों के आने के बाद जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई। और इसके बाद अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक तरीके से हमें वो पढ़ाना शुरू कर दिया, शिक्षा को अशिक्षित, एक शिक्षित व्यक्ति को अशिक्षित करना शुरू कर दिया, सिर्फ रोजगार के चक्कर में। हम रोजगार के चक्कर में वहां आगे बढ़ते रहे, लेकिन सवाल यहां पर यह था कि क्या भारत की स्वतंत्रता के बाद हमें हिंदू शाही स्थापित करनी थी? हिंदू शाही अगर आप स्थापित नहीं करेंगे तो फिर आप एक व्यक्ति के ऊपर एक जज बिठा दीजिए तो भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। आप हर एक घर में एक जज बिठा दीजिए, हर एक घर में एक पुलिस ऑफिसर बैठा दीजिए, वो कैसे सॉल्व होगा? जज भी तो उन्हीं घरों से आएगा, पुलिस ऑफिसर भी तो उन्हीं घरों से आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर भी तो उन्हीं घरों से आएगा, उसी व्यवस्था से आएगा, तो फिर वो भी भ्रष्ट होगा, क्योंकि वो तो रगों में आ गया है, अंग्रेज हमको दे गया। हमने स्वतंत्रता के बाद हिंदू शाही स्टैब्लिश करनी थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू शाही स्थापित की थी, हमने वो स्थापित नहीं की। उसका परिणाम निकला कि आजादी के बाद भी, आजादी से मतलब है स्वाधीनता के बाद भी, हम लगातार बिगड़ते ही चले गए।
और जो शासक स्वतंत्रता के बाद बैठा था वो कहता था मैं बाई फॉल्ट डिफॉल्ट हिंदू हूं, डिफॉल्ट हिंदू हूं, मैं बाई फॉल्ट हिंदू हूं, मैं हकीकत में हिंदू नहीं हूं। जब वो हिंदू ही नहीं था तो वो हिंदूशाही कैसे स्थापित करेगा? और एजुकेशन जिसके माध्यम से परिवर्तन होना था वो एक अरबी को पकड़ा दिया, यानी कि मौलाना आजाद को पकड़ा दिया। वो और मौलाना आजाद अरब में पैदा हुआ, यहां भारत में आकर भारतीय एजुकेशन को उसने कितना सत्यानाश करके रखा वो हमें देखने को मिलता है। अब मोदी जी ने क्या किया, नालसा के माध्यम से एक रिड्रेसल बॉडी खोली है। इससे इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100वें शताब्दी वर्ष में, हालांकि वो लंबे समय से 1 डेढ़ साल से शायद 2 साल से चल रहा है, उसमें पंच परिवर्तन की बात कही। पंच परिवर्तन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो कुटुंब प्रबोधन, और दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो है सामाजिक समरसता। अब समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना है, समाज के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट है, समाज के अंदर अपना हुंकार है, समाज के अंदर अपना स्टेटस है, छोटे बड़े की भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावनाएं समाज में है जो पिछले 1000 साल में हमको दी गई। अब चूंकि वो भावनाएं हैं तो उनको दूर करना, और हमारे अहंकार ने हमारे घरों में पति पत्नी के सामने, पत्नी पति के सामने, बेटा बेटी बेटा अब अपनी बहन के सामने, बेटा अपने पिता के सामने, बाबा दादी और अड़ोस पड़ोस, जब अपने घर में ही समरसता नहीं है तो कुटुंब का ही प्रबोधन नहीं हो पा रहा है तो कैसे समाज को होगा? उसका कारण है कि एजुकेशन की कमी होना। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहा कि पहले समाज को सही करना पड़ेगा, हम समाज को सही करेंगे, इसके लिए कुटुंब प्रबोधन, पंच परिवर्तनों में कुटुंब प्रबोधन और परिवार प्रबोधन ये आवश्यक है। कुटुंब परिवार प्रबोधन, सॉरी, परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन और फिर सामाजिक समरसता आवश्यक है। जब समाज ठीक होने लगेगा तो ना ही कोर्ट की जरूरत पड़ती है, ना ही आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ती है, और ना ही किसी मुकदमेबाजी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत मिनिमम पड़ती है, ना पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती है, अगर कम्युनिटी ठीक हो जाती है तो। लेकिन उसके साथ जो सिस्टम अभी चल रहा है वो केवल सरकार कर सकती थी। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन को लीगल जामा पहनाने के लिए मोदी जी ने कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया। कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल से वो लोगों को तैयार करेंगे। मैं जहां तक मैं समझता हूं पूरे देश से हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ नाम मांगे गए, सामाजिक ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने मांग लिए हैं, वो नाम उनके पास चले गए हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। उनकी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद कम्युनिटी के अंदर जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो समस्याएं पैदा होती हैं, कम्युनिटी के अंदर जो ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, कम्युनिटी के अंदर जो परिवारों में अपनी प्रॉपर्टियों के झगड़े हैं, प्रॉपर्टियों के झगड़े छोड़ दीजिए, दीवारों के झगड़े, बाथरूम के झगड़े, नालियों के झगड़े या फिर रास्तों के झगड़े हैं, इन झगड़ों को क्या बिठाकर सॉल्व किया जा सकता है? हमारे यहां व्यवस्था तो ऐसी करने की कोशिश हमने पंचायती राज में की थी, लेकिन पंचायती राज की व्यवस्था हमने केवल लिखित रूप से की, पंचायतें में डाली, लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति जहां बैठेगा वो भ्रष्टता ही फैलाएगा, पंचायत में भी बैठेगा तो भ्रष्टता ही फैलाएगा। अब चूंकि पंचायत में हमने उसको बिठा तो लिया, पंचायती राज सिस्टम में हमने इलेक्ट करके तो उसको बुला लिया, लेकिन वो वैसे ही काम करने वाले बने जैसे बाकी जनप्रतिनिधि करते हैं। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था और भ्रष्ट होती चली गई। गांव का प्रधान, ग्राम का सरपंच, कुछ तो इलस्ट्रेशन अच्छे मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः वो खाने पीने की जुगाड़ उसमें देखने लगे, रोजगार देखने लगे और अपना कैरियर और भविष्य देखने लगे। जैसे ही कोई कैरियर किसी में, किसी काम में देखेगा, जैसे ही वो अपना भविष्य और धन की व्यवस्था देखेगा, आप समझ लीजिए उसकी गाड़ी फिसल जाएगी, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार जो प्रयास किया गया है वो ये प्रयास किया जा रहा है कम्युनिटी से लोगों को बुलाकर उनको ट्रेन करना और फिर कम्युनिटी के बीच में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बैठकर सॉल्व करवाना, इसके माध्यम से आर्बिट्रेटर या मीडिएशन करके उसकी समस्याओं को सॉल्व करवाना। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत की एंशिएंट कल्चर में यही व्यवस्था थी। इसमें पहले कॉन्सेप्ट तैयार करना, उसका प्रिंसिपल पर ये सब करना है, फिर उसके कंफ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करना, कंफ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके ओपनिंग लेना, दोनों की ओपिनियन लेना, कम्युनिटी को स्किल्ड करना, उनको ये काम करने से रोकना, गलत काम करने से रोकना या उनको कम्युनिटी को सही करना, फिर उसके बाद में नेगोशिएशन करना और नेगोशिएशन करके उनको इथिक्स या न्यूट्रलिटी बताकर और फाइनली सोल्यूशन करके मीडिएशन के कागज पर उनके दस्तखत लेकर उनका काम खत्म करना। काम खत्म मतलब उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म करना, और डिस्प्यूट केवल खत्म नहीं करना, उनको गले लगाना। हालांकि हमने पहले भी लोक अदालतें और लोकल जो मीडिएशन सेंटर्स हैं वो खोलने की कोशिश की थी, विलेज मीडिएशन सेंटर सब हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी प्रयास
ट्रेनिंग का था कि आदमी काम कैसे करेगा, वो हमने नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने मीडिएशन एक्ट 2023 में इस प्रकार की व्यवस्था की है और मीडिएशन एक्ट 2023 में हमने कुछ प्रावधान भी रखे हैं, जो प्रावधान अपने आप में बता रहे हैं कि मीडिएशन को हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। हालांकि इसमें हम एनजीओस को इन्वॉल्व करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो भी संस्थान देश के हो सकते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक की, या नेशनल मीडिएशन सेंटर सहित, या दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी सहित ऐसी बहुत सारी सोसाइटियों को इन्वॉल्व करके हम इसको सही करने वाले हैं। ऐसा कल संकल्प में मोदी जी ने कहा कि हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये भारत की एंशिएंट व्यवस्था का हिस्सा था जो कि हम भूल गए थे, हमने उसको करने से हम पीछे हट गए थे। हालांकि ये हमारी व्यवस्था, हमारे ग्रंथों को पढ़ने वाले संसार में बहुत लोग हैं, हमारी व्यवस्था को पहले सिंगापुर ने अपने यहां 1998 में, हालांकि उससे पहले भी कई कंट्रियों ने उसको अडॉप्ट किया है, मैं बताऊंगा किसने, लेकिन सिंगापुर ने पहला कानूनी दर्जा लेकर एडीआर कमेटियां बनाई और उनके यहां इस प्रकार की कमेटियों के जो सक्सेस रेट है वो 80% है। यानी कि उनके पास जो डिस्प्यूट है उनमें 80% पहले ही सॉल्व हो गए। और 2021 का उनका सीएमसी से मतलब है कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर में जो सोल्यूशन है वो 88% है। सिंगापुर ने 88% मामलों में बैठकर समझौते करवाए। अब 12% बचते हैं जो कोर्ट तक जाते हैं, तो कोर्ट का लोड अपने आप कम हो गया। नेपाल हिंदू शासन है था, नेपाल ने 1990 में यह प्रयास किया था और 90 के बाद 2000 में भी उन्होंने चलाया। हालांकि वो इस समय बिगड़ चुके हैं, इस समय उनकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, लेकिन उनका एक स्टेज पर सोल्यूशन 90% तक निकल कर आया था जो कम्युनिटी निकाल कर रखती थी। श्रीलंका ने भी यह प्रयास किया था, वो भी हमारे ही हिस्से थे। श्रीलंका ने 1990 से लेकर 2000 तक यह प्रयास किया था, लेकिन उनके यहां की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हम सब जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर को नेशनल मूवमेंट की तरह 1970-75 में शुरू किया था और 1980-90 आते आते उन्होंने 400 कम्युनिटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाकर रखे थे या मीडिएशन सेंटर बनाकर रखे थे। उनका एस्टीमेट अगर सुनेंगे, एक साल में 4 लाख से ज्यादा मामले उनका ये सॉल्व करता, उनका सक्सेस रेट भी 70 to 80% है। यूनाइटेड किंगडम हमारे यहां शासन कर गया और हमारे यहां से ही विधियां लेकर गया, उसने भी 90 के दशक में इसको बनाया, 70 से 80% उनका सोल्यूशन निकला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, स्पेन, बहुत सारे कंट्री, ऐसे में 40 से 50 कंट्रियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने इस पर काम किया और उनके सोल्यूशन उसमें निकल कर आए। भारत ने उस पर काम नहीं किया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनकी खास बात मैं कहूं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 90 to 95% सोल्यूशन मीडिएशन से निकलते हैं। उन्होंने बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे रखी है, शिक्षा प्रणाली में उसको डाल रखा है। शिक्षा प्रणाली में डालकर जो बच्चा पढ़कर जाता है वो कम्युनिटी के लिए ट्रेंड होता है और चूंकि वो नागरिक शास्त्र पढ़कर जाता है, वो ट्रेंड होता है, इसलिए वो वहां आगे चलकर सोल्यूशन निकालने के लिए भी अग्रसर रहता है और सोल्यूशन निकलवाने के लिए भी अग्रसर रहता है। यानी कि वो बात मानने को भी तैयार है और बात करने को भी तैयार है। हमारे यहां की खास बात है कि जैसे ही हम इस व्यवस्था को अपनी एजुकेशन व्यवस्था में डालेंगे, वैसे ही हमारे यहां आत्महत्या करने वाले तमाम लोग ये कहते हुए खड़े हो जाएंगे कि भाई ये तो हिंदू शासन की बात कर रहे हैं, ये तो हिंदू व्यवस्था। आप सोचो, वंदे मातरम गाने के लिए ये कहा गया कि वंदे, हम तो मुसलमान हैं, हम कैसे गाएंगे और भारत में कैसे इसको कैसे हमको इन्फोर्स किया जा सकता है वंदे मातरम। केवल भारत माता को पूजना या जो आंदोलन के 150 वर्ष तक जो चलता रहा उसको भी मानने से मना कर दिया है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सब सरकार बैठी थी तो उसमें मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने बड़े प्रयास किए थे कि एजुकेशन में व्यवस्था सही की जा सके, भारतीय व्यवस्था को लागू किया जा सके, भारतीय एजुकेशन को यहां पर समाज सुधार के रूप में लिया जा सके। लेकिन उस समय डॉक्टर अरुणा का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अब ये हिंदू व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं और हिंदू व्यवस्था लागू करने का मतलब है कि भारत सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री में हिंदू व्यवस्था कैसे लागू की जा सकती है। ये सारे प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि आप रामायण से उद्धरण लेके कैसे पढ़ाओगे, आप महाभारत से उद्धरण कैसे पढ़ाओगे, आप वेदों से उद्धरण लेकर कैसे पढ़ाओगे, आप उपनिषदों से कैसे पढ़ा दोगे।
सवाल ये भी पैदा हुए थे कि आप स्मृतियों के में जो सोल्यूशन निकालने के तरीके दिए हूं उनको कैसे पढ़ाओगे, ये तो हिंदू मैथोलॉजी है। अब उनकी मैथोलॉजी लागू कीजिए, उनकी मैथोलॉजी तो तलवार की मैथोलॉजी है। आज भी खाड़ी में तलवार की ही मैथोलॉजी चलती है। वो तो सोल्यूशन निकालना ही नहीं जानते, वो तो केवल अहंकार में शासन करना जानते हैं। और यहां अब भारतीय व्यवस्था को वो कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। आप सोचो कि महात्मा बुद्ध, मैं कहता हूं भगवान बुद्ध ने जो कहा कि भाई आप परलोक भूल जाइए, महात्मा बुद्ध ने परलोक को, परमात्मा के एग्जिस्टेंस को कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन वो कहते थे परलोक को भूल जाइए, समाज को पहले सुधार लीजिए। समाज को दो संभालने के लिए अष्ट दर्शन की जरूरत पड़ती थी। अब ये जो दर्शन है ना, यही तो सम्यक दर्शन, ये सम्यक चीजें, चीजों को देखने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका। और यह व्यवस्था भगवान बुद्ध ने पूरे समय तक इस पर ही काम किया कि अगर समाज सुधर जाएगा, अगर उसकी दृष्टि सही हो जाएगी, अगर वो उसकी सोच सही हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में गड़बड़ होगी ही नहीं। ना हमें कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी, और ना ही हमको इतनी सारी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। और अगर समाज नहीं बिगड़ा तो हर घर में एक बैठा देंगे तो भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं कि वो जो मुस्लिम शासन वहां पर लेकर आए हैं, उनकी भ्रष्टता का आलम चरम हो गया है। हर घर में भ्रष्टता है, और यहां तक कि शादी विवाह में भ्रष्टता है, यहां तक कि उनके निकाहों में भ्रष्टता है। आप सोच लीजिए, हलाला उल्ले भ्रष्टता के ही परिणाम है। लेकिन हिंदू शासन को स्थापित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कल नालसार काल को के उद्घाटन में जो नया व्यवस्था शुरू की है, ये पहला बड़ा स्टेप है। इधर संघ ने समाज सुधारने के लिए और उधर लीगल जामा पहनाने के लिए ये एक प्रधानमंत्री ने किया। मैं समझता हूं ये वैसे ही है जैसे कि समाज में या राजाओं के बीच में काम कर रहे थे पटेल, और कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहे थे, यानी कि उसको लीगल जामा पहना रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि अगर पटेल ना होते तो यह संविधान ऐसा नहीं हो सकता था, और संविधान ऐसा चल भी नहीं सकता था, इसके मायने नहीं होते। पटेल थे, पटेल हैं, इसलिए समाज में काम उन्होंने किया, उन्होंने राजाओं के बीच में काम किया। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में जो काम कर रहा है, मोदी जी वही उसी काम को लीगल जामा पहना रहे हैं, और ये उसी का परिणाम है जो कल के कार्यक्रम में हुआ। मैं समझता हूं उसको सबको पढ़ना चाहिए। और ये जो कम्युनिटी मीडिएशन है, यानी कि जो जातियों के मीडिएशन है, जो जातियों के झगड़े हैं, जो समाज के झगड़े हैं, जो आपस में परिवार के झगड़े हैं, जो भाई भाई के झगड़े हैं, जो खानदान खानदान के झगड़े हैं, गांव में पार्टी बंदी है, इसको खत्म करना अति आवश्यक है। क्योंकि आगे समय आ रहा है, आक्रांता वर्ग के फॉलोवर भारत पर कब्जा करने के लिए मुंह खोल कर बैठे हुए हैं, पूरा मस्तिष्क बना कर बैठे हैं कि आबादी बढ़ेगी तो आबादी बढ़ाकर हम हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार के ये जो प्रयास हैं, मैं समझता हूं ये प्रयास अगर सही से हो जाते हैं तो मंसूबे तो उनके फेल हो ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।